हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लेकर आ गया हूं आज आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अब आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग टर्म्स आनी बहुत जरूरी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके मैंने दो पार्ट्स में दिए जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 था। वो आनी बहुत जरूरी है, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, नाम से समझ आता है कि ये क्या है। इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब कोई दो चीजें बराबर है। अकाउंटिंग का मतलब कोई अकाउंटिंग टर्म्स बराबर है। कि मैं कहूंगा कि ये टर्म इसके बराबर होती है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लायबिलिटी के बराबर होता है। उसे हम प्रूव करते हैं। हम कहते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देख सकते हैं उनका कुछ इस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है हमारे खातों पे कि ये दोनों टर्म्स हमेशा बराबर रहती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ, फिर एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ जहां जिससे हम पता है क्या प्रूव करते हैं। हम प्रूव करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्युअलिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हर चीज के, हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में दो डिफरेंट, एक दूसरे से अपोजिट इफेक्ट पड़ते हैं कि एक से बढ़ता है तो एक चीज बढ़ेगी तो एक कम होगी, तो मतलब दोनों चीजें हमेशा बराबर रहेंगी ना। तो वो हम यहां पर प्रूव कर रहे होंगे। जल्दी से देखो क्या लिखा गया है। कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किस पे बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड है। हम जल्दी से पहले बहुत अच्छे से मतलब जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता क्या है। मैं आपको ना दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नहीं बताता ये मतलब क्या है। कोई भी नहीं बताता कि आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या है। और बेसिक मतलब अगर समझ आ जाए ना चीज का, ये पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर बेसिक मतलब समझ आ जाए तो आप आराम से पूरा सब्जेक्ट कर लेते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक मतलब सोचो, ये कुछ नया नहीं है, इसको तुम पहले से जानते हो। इसको तुम पहले से क्या जानते हो इसके बारे में, एक बात बताओ मेरे को आप। सोर्स ऑफ फंड हमेशा बराबर होगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। मैं कहता हूं कि सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, और उसका मेरे बिजनेस में कैसे कैसे यूटिलाइज हुआ है, ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होगी। क्या अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? यूटिलाइज का मतलब होता है मेरे बिजनेस में कोई भी सामान चाहिए, उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा जहां से आएगा वो सोर्स से आएगा। मान लो मेरे को एक एसी खरीदना है 20,000 का, तो मैं 20,000 कहीं से सोर्स आएगा मेरे पास पैसा लाने का, और मैं 20,000 का एसी खरीद लूंगा, तो दोनों हमेशा बराबर रहेंगी ना। ये बेसिक सी बात वो बोलता है कि सोर्स ऑफ फंड्स हमेशा बराबर होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक बिजनेस के अंदर सोर्सेज दो होते हैं। एक तो होता है कैपिटल। कैपिटल बोले तो जो मालिक ने पैसा लगाया, या मालिक क्या करेगा, बाजार से उधार ले लेगा, दैट इज लायबिलिटी। नहीं समझे? बिजनेस में पैसा या तो मालिक खुद लगा लेगा या बाजार से उधार ले लेगा, तो कैपिटल और लायबिलिटी। यूटिलाइजेशन क्या होता है? बिजनेस यूटिलाइज कहां पे करता है? जो भी पैसा आता है बिजनेस के पास, बिजनेस उससे एसेट बाय कर लेता है, एसेट की फॉर्म में, या फिर एसेट बाय कर लेता है या एसेट की फॉर्म में वो अपने पास रख लेता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द इक्वेशन बिटवीन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी को हम कलेक्टिवली ये भी बोल सकते हैं, कलेक्टिवली हम ये भी बोल देते हैं कि ये मेरी टोटल लायबिलिटी है। क्योंकि लायबिलिटी के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है जो मालिक ने पैसा लगाया, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर से पैसा लिया। टोटल लायबिलिटी बराबर है टोटल एसेट्स के। आई बात समझ? आई बात समझ? बड़ा बेसिक से एग्जांपल लेके देखें। मान लो मैं कहता हूं मेरे को एक सलून शुरू करना है, मेरे को एक सलून शुरू करना है। मेरे को सलून में मेरे को लगता है यार मेरे को ना 50,000 की कुर्सियां आएंगी, है ना। मेरे को लगता है मेरे को 50,000 की कुर्सी आएगी। मेरे को पता चला कि मेरे को जो और इक्विपमेंट्स लेनी है वो सारी इक्विपमेंट्स आएंगी मेरे पास 1 लाख की। मेरे को लगा मेरे को गल्ले में कैश भी कुछ रखना पड़ेगा ना, कुछ कैश भी होना चाहिए आपके पास, जरूरत पड़ जाए, तो मैंने 20,000 कैश चाहिए। मेरे को पता चला कि ये सामान मेरे को चाहिए, मतलब मेरी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है, ये सारा है कि मैं 50,000 की कुर्सियां लूंगा, 1 लाख की इक्विपमेंट लूंगा, 20,000 का कैश लूंगा। टोटल हो गया मेरे पास 1,70,000। अब मेरे को इसका सोर्स ऑफ फंडिंग देखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फंडिंग में मेरे को पता चलता भाई मेरे पास तो पैसा ही 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख क्या कर दिया, कैपिटल लगा दिया, और 70,000 में क्या कराया, बाजार से मैंने उधार पे सामान ले लिया या उधार पैसे ले लिए। ऑटोमेटिकली दोनों चीजें बराबर रहेंगी ना। या मैं कहूंगी मेरे पास 1,70,000 थे, जिसमें से मैंने 50,000 की कुर्सी खरीद ली, 1 लाख की इक्विपमेंट खरीद ली, और 20,000 मेरे पास कैश पड़ा है। तो ऑटोमेटिकली ऑलवेज
सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आ रहा है और वो किस तरीके से मेरे बिजनेस के पास यूटिलाइज है। यूटिलाइजेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैंने कुछ खरीद ही रखा है। मैं बार बार कह रहा हूं, यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जरूरी है कुछ खरीद ही रखा है। ये हो सकता है मेरे पास कैश ही पड़ा हो, ये भी यूटिलाइजेशन है ना, कि मैंने कैश अपने पास रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं क्या कहूंगा, हमेशा टोटल लायबिलिटी बराबर होती है टोटल एसेट्स के। कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप उसको सिखा सकते हो कि भैया टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर क्यों होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड, पैसे का फंड का सोर्स और उसकी यूटिलाइजेशन हमेशा बराबर रहेगी, वो कम ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं लग जाएगा या कैश में पड़ा होगा, कैश ही मेरी एसेट होती है। बात समझ आई। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, इस चैप्टर में मुझे मिलेंगे 3 तरीके के क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। मेरे को 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मिलेगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वो कहेगा आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस देगा और कहेगा हर एक का इंपैक्ट दिखाओ मेरी इक्वेशन पे क्या आ रहा है। फिर आता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। वो कहेगा ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिससे एसेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, जिससे एसेट कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। वो कुछ भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने को बोलेगा। जितने भी बन सकते हैं सारे के सारे मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ 1-2 फॉर्मूलाज मैं आपको काउंटिंग इक्वेशन से ही निकाल के दूंगा, जिसके बेसिस पे आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, कुछ कैपिटल वैपिटल, कुछ चीजें बता पाओगे। पहली 2 पार्ट्स में आएगा ये आपके पास। पहला पार्ट आज हम करेंगे, पहले पार्ट में हम सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट, ये पार्ट 1 है हमारा। और पार्ट 2 में हम ये दोनों चीजें सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे उसके अंदर और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो 2 पार्ट से हमारे आपको ये पूरा लेक्चर मिलने वाला है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, उससे पहले आप एक बार फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट का काफी हद तक टीचर्स जो होते हैं वो नंबर नहीं काटते हैं। मैं भी जब अपने बच्चों के पेपर चेक करता हूं, मैं ज्यादा फॉर्मेटिंग के नंबर नहीं काटता, मेरे को फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना है। लेकिन फिर भी आपको फॉर्मेट आना चाहिए। क्या कहता है फॉर्मेट, देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। आप ऐसे लिखते हो, आप ऊपर लिखते हो इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी किताबों में बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ कोई भी मैसेज रामचंद्र एंड लिमिटेड जो भी है, यहां लिख देते हो आप अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी दिखती है, देखो आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन इज टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट आप इस साइड शो करते हो, कैपिटल और लायबिलिटी आप उस साइड शो करते हो। इसी तरीके से चलता आ रहा है, तो रूल नहीं है कि ऐसा, मतलब रूल इसलिए बन गया क्योंकि चलता आ रहा है, कन्वेंशन है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखते हो भैया पहली ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखते हो, जिस ट्रांजेक्शन का आप उत्तर लिख रहे हो वो ट्रांजेक्शन जो होगी वो आप उसको पूरा का पूरा नहीं लिखोगे, उसका ब्रीफ यहाँ लिख दोगे। फिर उसका एसेट और लायबिलिटी पे जो भी इंपैक्ट आ रहा हो आप बता दोगे। यहाँ पे आप एसेट की डिटेल्स लिखते हो, क्योंकि सिर्फ एक एसेट नहीं होगी ना, सारी एसेट लिखोगे। ये कैश है, ये बैंक है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये ब्ला ब्ला है, ये मशीनरी है, ये बिल्डिंग है, जितनी भी है सबके नाम लिखोगे। इसी तरीके से कैपिटल का कैपिटल ही नाम होता है। और लाइबिलिटीज के जितने भी नाम है, कई तरह की लाइबिलिटी, मान लो क्रेडिटर्स हैं, एडवांस इनकम है, या आपके पास आउटस्टैंडिंग खर्चा है, जो भी लाइबिलिटीज है वो सारी आप लिख दोगे। और आप जनरली जितने भी मैंने नाम लिए आई होप आप सारे जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से करवा दी हैं और उसमें ये सारी टर्म्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट होता है। लेकिन हम यहाँ पर दोबारा भी सीखेंगे, सो ज्यादा चिंता की बात नहीं रहने वाली है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको ये समझना है क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए डाला है कैपिटल प्लस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना बेचना, जितने भी तरीकों से गुड्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, हर चीज यहां पर आ जाएगी। कुछ अगर मेरे को मिसिंग लगेगा तो मैं एक आधे ट्रांजेक्शन अपने एंड से लिख दूंगा। फॉर्मेट हमने इसका अगले पेज पे बना लिया है, या फॉर्मेट देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट है। इसके अंदर हम चीजों को करते चले जाएंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक क्वेश्चन पहले मेरे साथ करोगे, फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट करो अपनी नोटबुक पे। फिर जब सेकंड क्वेश्चन आप पहले खुद से करके देखना कुछ ट्राई, फिर मैं करवाऊंगा, फिर रिपीट करना। इसी तरीके से थर्ड में करवाऊंगा, उसको रिपीट करना। पहला सवाल देखो, आपको हर ट्रांजेक्शन के पास जाना है और उससे पूछना तेरा क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके कम से कम 2 इंपैक्ट होते हैं, 2 से ज्यादा चाहे हो, 2 से कम कभी नहीं होते। तो वो दोनों इंपैक्ट को समझना, या 2 से ज्यादा जो भी इंपैक्ट है समझना। कहां पर क्या आता है वो जान लेना बहुत जरूरी है, वो जान लेना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी खर्चा है तो आप कैपिटल में से माइनस करोगे, कोई भी इनकम है तो आप कैपिटल में जोड़ोगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई भी इनकम है मतलब कोई भी पैसा आ रहा है
तो आप क्या करोगे, कैपिटल में जोड़ दोगे, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे। एसेट वाली साइड बड़ी सिंपल होती है, क्योंकि जब पैसा जा रहा है तो आपको पता होता है एसेट के अंदर मेरे पास कैश पड़ा होगा, कैश होगा, कैश मेरा रिड्यूस हो जाएगा एक्सपेंस है तो, है ना, और कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा अगर इनकम है तो। हम कोई भी खर्चा कैपिटल में माइनस करते हैं और इनकम को कैपिटल में जोड़ते हैं, क्योंकि कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, तो हम कहते हैं कोई खर्चा हुआ तो मालिक ही करेगा, मालिक का बिजनेस है। कोई इनकम हुई तो हम कहते हैं मालिक के पैसे के अंदर ही हम जोड़ देंगे क्योंकि मालिक को मिला। इसी तरीके से एक्सपेंस के साथ हम एक और चीज भी लिखते हैं, कोई लॉस हो गया तो माइनस, कोई गेन हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया तो ऐड, है ना, क्योंकि हर प्रॉफिट हर लॉस किसका है, मालिक का ही तो है। और क्या आता है कैपिटल में, कहीं पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल लगा दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया, पहले से कैपिटल लगा हुआ था और लगा दिया, या उसने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, जिसे हम ड्रॉइंग्स का नाम भी दे देते हैं, तब आप उसको माइनस कर लोगे, है ना। अगर कैश विड्रॉ करा तो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे, कैश में से माइनस कर दोगे। कैपिटल है, अगर कैपिटल और डाल दी तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, कैश में ऐड कर दोगे। कहानी ये होती है, कई बार कैपिटल मालिक ऐसे ले आता है, वो कहता है कि मैं कैपिटल के तौर पे 50,000 कैश ला रहा हूं और 40,000 की मशीन ला रहा हूं, तो आप एसेट साइड में 50,000 कैश में जोड़ देते हो, 40,000 मशीन में जोड़ देते हो, समझ गए। जरूरी जो समझने वाली चीजें थी वो कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो आप प्लीज लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी। अदरवाइज हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार इनकम को कहां लिखे, कैश तो आ गया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा। दूसरा इफेक्ट जहां पे भी समझ ना रहो आप समझ जाओ कि कैपिटल को आपने कम ज्यादा करना है। गॉट इट। चलो जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसके अंदर मैंने एंट्री जो ली है वो ली है कैपिटल की और सेल परचेज ऑफ गुड्स की। पहली एंट्री को जल्दी से रीड करते हैं। कहता है राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। राघव ने एक बिजनेस शुरू किया, 50,000 कैश लगाए और 30,000 का एक एंड चेक ऑफ 30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट, और एक बैंक में उसने 30,000 डाल दिए, है ना। अब इस ट्रांजेक्शन से आप हर ट्रांजेक्शन से समझ सकते हो इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, एक तो कैश है ना, एक बैंक है, और एक क्या है बेटा, कैपिटल है, क्योंकि जो मालिक पैसा ला रहा है उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। कैश और बैंक आपको समझ आती है कि कैश ला रहा है 50,000 और बैंक ला रहा है 30,000। इस तरीके से हम समझते चले जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती चली जाएगी। हम एक एक ट्रांजेक्शन को पहले लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर एसेट्स के अंदर हम डिटेलिंग दे देते हैं। एसेट के अंदर मेरे पास अभी तक आया कैश और आया बैंक, और जो भी चीजें आएंगी मैं यहाँ पे हेडिंग में लिखता चला जाऊंगा। इधर से अभी तक मेरे पास कैपिटल का ही यूसेज हुआ है पहली ट्रांजेक्शन में। पहली ट्रांजेक्शन आप लिखोगे तो सीरियल नंबर में आप लिखोगे 1, यहां पे आप लिख सकते हो स्टार्टेड बिजनेस। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी ट्रांजेक्शन आप यहां पे लिख सकते हो, ये बेयर मिनिमम है, इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बोला 50,000 कैश और 30,000 बैंक के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम 50,000 यहां लिखेंगे प्लस हम लिखेंगे 30,000, ठीक है, और कैपिटल में हम लिखेंगे इक्वल टू लगा के आप लिख दोगे यहां पर 80,000। 80,000 की कैपिटल हुई ना, ठीक है जी, आपने पहली ट्रांजेक्शन लिख दी है। अब आप देखोगे दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो दूसरी ट्रांजेक्शन उसने मेरे को दी, डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। अब आप बड़ी कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर अगर हमने बैंक में जब पैसे जमा कराए तो हुआ क्या होगा, मेरा कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, है ना। कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं कहूंगा मेरा कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। कितना डिपॉजिट करा, 10,000, तो होगा क्या, कैश रिड्यूस हो जाएगा। अकाउंट्स में कभी भी माइनस करना हो तो आप ब्रैकेट्स लगा देते हो, ठीक है, और 10,000 यहां पर जुड़ जाएगा। यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और यहां पर लाइबिलिटी पे भी, या लाइबिलिटी की जब डिटेलिंग्स लिखेंगे हम तो हम वहां पे सारी चीजें लिख देंगे, जो भी मेरी चीजें आएंगी मैं उनके आगे फिर जीरो लिख दूंगा बाद में, ठीक है। अब देखो बुक क्या कहती है, बुक तो कहती है कि आप क्या करो, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते चले जाओ। वो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, इट टेक्स टाइम। तो मैं आपको ज्यादा बनवाऊंगा नहीं, मैं आपको भी एक बना के दिखा रहा हूं। वो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद एक आप नई इक्वेशन बनाते चले जाओ। मतलब जैसे ये ट्रांजेक्शन हुई तो आप यहां पे एक न्यू इक्वेशन बना दो,
यहाँ पे आप एक न्यू इक्वेशन बना दो, न्यू इक्वेशन। 50,000 में से 10,000 गया, 40,000। कहते हर ट्रांजेक्शन के बाद में बताते रहो, ये भी 40,000, कि क्या सीन चल रहा है तुम्हारा, क्या सारी चीजें सेटल हो रही हैं, क्या हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लायबिलिटी के बराबर है या नहीं है। अब ये चेक करने के लिए मेरा जो गाइडेंस रहेगा वो आप हर ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल देख लो कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी पे सेम इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है कि देखो टोटल ऑफ एसेट पे क्या 10,000 माइनस हुए, 10,000 इंक्रीज हुए, जीरो इंपैक्ट, लायबिलिटी पे भी जीरो इंपैक्ट, तो ठीक है। तीसरी ट्रांजेक्शन देखें, तीसरी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। इसमें कहता है मुझे परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000। तुमने क्या करे, गुड्स ले लिए। अब गुड्स लिए 20,000 के, तो क्या क्या हुआ होगा, एक तो गुड्स आए और एक कैश गया, दोनों इंपैक्ट देखने आपने, है ना। हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट देखने, एक क्या हुआ आपके पास, गुड्स आए और कैश गया। गुड्स के आने को आप बोलते हो स्टॉक इंक्रीज हुआ, क्या बोलते हो, स्टॉक इंक्रीज हुआ। ये बातें आप लिख लेना, जितनी भी ऐसी बातें हो वो आप उनको अपने नोट्स में लिख सकते हो। स्टॉक के इंक्रीज होने को आप लिखते हो स्टॉक, तो हम यहां पर एक कॉलम बना देते हैं अब स्टॉक का भी। कितने के खरीदे हैं मैंने, कहता है सर मैंने खरीदे हैं 20,000 का स्टॉक। तो 20,000 रुपए क्या हो गया, देखो 20,000 क्या होंगे, इस इक्वेशन में हम कहेंगे परचेज्ड गुड्स। मैंने क्या करा, गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे, 20,000 के खरीदे, तो मैं 20,000 कैश से माइनस करता हूं, 20,000 कैश से माइनस करता हूं। बैंक पे कोई इंपैक्ट जीरो, स्टॉक पे कुछ इंपैक्ट, बिल्कुल सर 20,000 क्या आ जाएगा, स्टॉक में ऐड हो जाएगा। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट जीरो, जीरो क्यों बोला सर, क्या हुआ ना, गुड्स तो खरीदे ना, तो कोई खर्चा है। खर्चे का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जिस खर्चे के बदले में कुछ आ ना रहा हो, जैसे सैलरी दे दी, सैलरी के बदले में कुछ आया नहीं, इंप्लॉय थोड़ी मेरी एसेट थोड़ी बनी है, तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन जिस खर्चे के बदले एसेट बन जाए तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। कि जैसे तुमने पहले खर्च, जैसे तुमने स्टॉक ले लिया या तुमने कोई मशीनरी ले ली, तो उसके बदले तुम्हारा कुछ एसेट ही आ गई ना, फिर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसीलिए यहां पर कोई कैपिटल में इंपैक्ट नहीं हुआ। हम देखते हैं जी चौथी ट्रांजेक्शन। कहता है परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट। तुमने अब गुड्स खरीदे कैसे, उधार पे। देखो अगर तुमने गुड्स खरीदे कैश पे, तो तुमने क्या करा, कैश को रिड्यूस कर दिया, स्टॉक को बढ़ा दिया। अब तुम गुड्स खरीद रहे हो उधार पे, एक बात तो पक्की है, गुड्स तो अभी भी बढ़ेंगे, है ना, गुड्स तो आ ही रहे हैं। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, जिससे तुमने उधार पे सामान खरीदा होता है उसे तुम क्या बोलते हो, क्रेडिटर बोलते हो, उसे क्या बोलते हो, क्रेडिटर बोलते हो। मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म से भी करवाया था। दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, और क्रेडिटर क्या हुई, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हुई, है ना, लाइबिलिटी तो इनको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप किसी से गुड्स उधार पे खरीदते हो तो उसको आप क्रेडिटर बोलोगे, लेकिन अगर आप कुछ भी और किसी उधार पे खरीदते हो तो आप उसको क्रेडिटर नहीं बोलोगे। मान लो मैं फर्नीचर उधार पे खरीदता हूं किसी से, तो मैं सामने वाले बंदे को क्रेडिटर ना बोल के उसके नाम से, जैसे मान लो मैं राहुल से खरीदा तो मैं राहुल नाम की लायबिलिटी दिखाऊंगा, क्रेडिटर नहीं बोलूंगा। लेकिन जब जब मैंने गुड्स खरीदे उधार पे, जब जब मैंने गुड्स खरीदे उधार पे, तो मैं क्रेडिटर लिखूं, चाहे नाम भी दिया हो, लिखो कि ऑन क्रेडिट फ्रॉम राधा, तब भी आप क्रेडिटर्स का कॉलम में ही लिखोगे। समझ आ रही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, 15,000 के गुड्स इंक्रीज कर देंगे और 15,000 की क्रेडिटर्स इंक्रीज कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि परचेज्ड गुड्स ऑन उधार 15,000 के, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सर, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सर, स्टॉक 15,000 से बढ़ जाएगा सर। और इधर अब लाइबिलिटी के अंदर आप एक लाइबिलिटी बना दोगे क्रेडिटर्स की, जो कि शुरू में जीरो है, जीरो है, जीरो है, यहां पर भी जीरो है, लेकिन यहां पर कैपिटल पे इंपैक्ट जीरो और 15,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। कैपिटल पे इंपैक्ट जीरो, स्टॉक 15,000 बढ़ा और क्रेडिटर्स 15,000 बढ़े। इस ट्रांजेक्शन में देख लो टोटल ऑफ एसेट में 15,000 का इंक्रीज और टोटल ऑफ लाइबिलिटी में भी 15,000 का इंक्रीज, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। अगली ट्रांजेक्शन देखिए पांचवी। कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 12,000। 10,000 के गुड्स तुमने बेचे कितने में बेटा, 12,000 में बेचे। 10,000 के गुड्स कितने में बेचे, 12,000 में बेचे। अब सोच के देखो क्या क्या होगा, एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। स्टॉक कितने से कम होगा, 10,000 वाले गुड्स 12,000 में बेचे तो स्टॉक गुड्स कितने कम हुए, तो गुड्स तो 10,000 के ही कम हुए। कैश कितना आया, 12,000 का आया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000
एट 12,000, 10,000 वाले गुड्स तुमने बेच दिए 12,000 में। अब एक बात बताओ, मेरा कैश पे कितना इंपैक्ट आया? जब तुमने 10,000 वाली चीज 12,000 की बेची तो कैश में कितना आया? 12,000 ही आया। बिल्कुल 12,000 आया सर। बैंक पे इंपैक्ट जीरो। स्टॉक पे क्या इंपैक्ट है सर? स्टॉक पे इंपैक्ट है कि स्टॉक कम होगा। क्या 12,000 का कम होगा? नहीं, 10,000 का कम होगा। ये खास बात है, ये खास बात है कि 10 वाली चीज 12 की बेची तो इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 2,000 का। प्रॉफिट्स कहां जाते हैं? प्रॉफिट्स, लॉसेस सब कैपिटल में जाते हैं। तो आप ये 2,000 यहां पर जोड़ दोगे। क्रेडिटर्स पे इंपैक्ट जीरो। आराम से देख लो पूरी ट्रांजेक्शन का दोनों साइड सही सेम इंपैक्ट है कि नहीं। आराम से देख लो, जल्दी से देखो। एसेट साइड, एसेट साइड में सर 12,000 प्लस माइनस 10,000, 2,000 प्लस हुआ। इधर भी 2,000 प्लस हुआ। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगली ट्रांजेक्शन देखें। छठी ट्रांजेक्शन कहती है आपको सोल्ड गुड्स टू रितिका कॉस्टिंग 15,000 एट 20,000। ध्यान देना, जब भी ऐसे लिखा आ जाए कि सोल्ड गुड्स टू रितिका या परचेज गुड्स फ्रॉम रितिका और कैश का कोई जिक्र ना हो तो इसका मतलब आपने सेल करी है उधार पे। इसका मतलब ये क्या है? क्रेडिट सेल्स है, उधार पे की गई सेल्स है। मैं आपको जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बोलता हूं कि परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 तो इसका मतलब तुमने कैश में परचेज किया है। मैं बोलता हूं परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम राम, सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट पे करे हैं, उधार पे करे हैं। बात समझ आई? यही लिखा हो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, अगर लिखी दिया इन कैश तो इसका मतलब क्या है? आपके पास ये कैश ही है। ठीक है। अगर लिखा है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट तो मतलब उधार ही है। सिर्फ इतना होता 15,000 तो आप मानते ये कैश पे खरीदे हैं। ये बात समझ आती है सबको कि कब आपने उधार पे मानना है, कब उसको कैश पे मानना है? अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना जरूर। ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू रितिका कॉस्टिंग 15,000 एट 20,000 तो इसका मतलब है सर आपने रितिका को बेचे, नाम लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब उधार पे बेचे। कितने के बेचे? 15,000 वाले 20,000 में बेचे। 15,000 वाले 20,000 में बेचे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले हम लिख लेते हैं सोल्ड टू रितिका ऑफ 15,000 एट 20,000। 15,000 वाले 20,000 में बेचे तो ये तो पक्की बात है कैश में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उधार पे बेचा है। बैंक में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उधार पे बेचा है। गुड्स कम होंगे सर, 15,000 के कम होंगे। 15,000 वाली चीज 20,000 में बेचते हो तो गुड्स तो 15,000 के कम होते हैं। लेकिन उधार पे बेचा, अगर तुम उधार पे खरीदते हो तो आप सामने वाले बंदे को बोलते हो क्रेडिटर। जब उधार पे बेचते हो तो सामने वाले बंदे को बोलते हो डेटर। और डेटर क्या होती है? तुम्हारी एसेट होती है क्योंकि कल को तुम्हारे पास उससे पैसा रिसीव होना है। तो आप डेटर्स में जोड़ दोगे कितना? 20,000 लोगे। पैसे तो 20,000 ही लोगे ना बेटा, है ना? जब तुमने 15,000 वाले 20,000 को दिए, 20,000 में दिए तो पैसे तो 20,000 ही लोगे। ये 5,000 का क्या है? प्रॉफिट कहां जाता होता है? कैपिटल में जुड़ जाता है सर। समझ आया? नेट इंपैक्ट देख लो, एसेट साइड में प्लस 5,000 है क्योंकि 20 माइनस 15 उधर भी 5,000 है। ठीक है जी। 6 ट्रांजेक्शन हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। 7, 8 और 9 देखते हैं। 7वीं देखते हैं। कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 14,500 इन फुल सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करी? पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 14,500 फुल सेटलमेंट में। जब भी आप ये वर्ड देखते हो अकाउंटेंसी के अंदर फुल सेटलमेंट, इसका मतलब होता है जितने भी पैसे देने थे उतने के लिए इतना दिया। सपोज मैंने आपसे 15,000 लेने थे, आप कहते हो सर ये 14,000 पकड़ो सेटल करो खाते को, तो इसका मतलब मैंने 15,000 की जगह 14,000 लिए, मतलब मैंने 1,000 का आपको डिस्काउंट दिया, 1,000 का मैंने घाटा सहा। यही यहां पे हुआ। मैंने पेमेंट करी है क्रेडिटर को 14,500 इन फुल सेटलमेंट। पहले मुझे देख के बताओ मेरे क्रेडिटर्स हैं कितने? सर मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे क्रेडिटर्स हैं 15,000 के। मैंने उनको 14,500 रुपए दिया फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब मेरे को 500 रुपए की बचत हुई। मैं कैसे शो करूंगा? मैं कैसे शो करूंगा? पेड टू क्रेडिटर्स 14,500 दिया तो पक्की बात है कैश में से रिड्यूस हो जाएगा 14,500, है ना? क्योंकि इतना पैसा दिया कैश में से रिड्यूस हो गया। बैंक का कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है, डेटर्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या कैपिटल पे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा ना भाई।
बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 15,000 की जगह 14,500 दिए तो 500 रुपए का फायदा हुआ, और क्रेडिटर तुम्हारा रिड्यूस हो गया कितने से? 15,000 से। ये मत सोचना 14,500 से होगा। पेमेंट 14,500 से की है और फुल सेटलमेंट में की है, इसका मतलब क्रेडिटर मेरा 15 के 15,000 से रिड्यूस होगा, और 500 रुपए का मेरे को फायदा, जो कि मैं कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखा दूंगा। ठीक है जी। अब देखते हैं 8वीं ट्रांजेक्शन। ये कहता है रिसीव्ड फ्रॉम रितिका 18,000 ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट का मतलब समझ लो, तभी मैंने दोनों साथ में डाले। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब और कोई लेन देन नहीं बचा, लेकिन ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि इतने पैसे लिए इतने के लिए ही। अगर तुमने मेरे को 15,000 फीस देनी है और तुम बोलो सर 14,000 ऑन अकाउंट ले लो, इसका मतलब 1,000 मैं आपसे बाद में लूंगा। वो कोई ये नहीं कि मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आप कहते हो 14,000 सर फुल सेटलमेंट में ले लो, तो मतलब मैंने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब रितिका ने मेरे को 18,000 दिए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ? रिसीव फ्रॉम रितिका 18,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब मेरे पास कैश आ गया 18,000, सॉर्टेड है। और रितिका एज अ डेटर, जिससे मैंने पैसे लेने थे, वो 18,000 से ही रिड्यूस हो जाएगी। कितने की थी? 20 की थी, मैं इसको 18,000 से ही रिड्यूस करूंगा, बात ही खत्म। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं। समझ आई बात? आगे चले, आखिरी ट्रांजेक्शन देखो। कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000। 5,000 वाले गुड्स तुमने बेच दिए 9,000 में। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। उसमें से आधा कैश में आता है, बाकी आधा नहीं आता। 5,000 वाले गुड्स 9,000 में बेच रहे हो, तो 5,000 से स्टॉक को रिड्यूस कर दो, है ना। 9,000 का आधा अमाउंट मतलब 4,500 कैश में आ रहा है, तो 4,500 इंक्रीज कर दो कैश में। 4,500 कैश में नहीं आ रहा, मतलब 4,500 इंक्रीज कर दो डेटर, है ना, जिससे तुमने पैसे रिसीव करने, वो डेटर बन गया। और 4,000 का जो प्रॉफिट है, जो 4,000 का प्रॉफिट है, वो ऐड कर दो कैपिटल में। नहीं समझे? जो 4,000 का प्रॉफिट है वो ऐड कर दो कैपिटल में। यही तो होगा। चलो जल्दी से हम करते हैं। 9वीं ट्रांजेक्शन थोड़ी अच्छी ट्रांजेक्शन थी। सोल्ड गुड्स जो भी खानी है। कैश कितना आया मेरे पास? 4,500 आया, ये हमने पता कर लिया। बैंक में कुछ आया? सर नहीं आया। सर स्टॉक कुछ रिड्यूस हुआ? बिल्कुल। 5,000 वाले गुड्स तुमने 9,000 में बेचे थे, तो 5,000 का स्टॉक रिड्यूस हो गया। जब भी रिड्यूस हो आप नेगेटिव लगा लोगे। डेटर कुछ आए? सर बिल्कुल आए सर, क्योंकि आधे पैसे डेटर के रूप में आए हैं, आधे कैश में आए हैं, तो आधे डेटर इंक्रीज हो गए। कैपिटल पे कुछ फर्क पड़ा? कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? बिल्कुल 4,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं। प्लीज नेट इंपैक्ट चेक कर लिया करो, जब भी आपको लगे कि थोड़ी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन थी, हो सकता है मैंने गलत ना कर दिया हो। नेट इफेक्ट दोनों साइड पे आप चेक कर लिया करो। 4,500 ऐड हुए, 4,500 ऐड हुए, 9,000 ऐड हुए, 5,000 माइनस हुए, तो 4,000 टोटल बढ़ गया एसेट साइड। इधर देखो 4,000 बढ़ गया लायबिलिटी साइड। बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ गलती, आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं है। हो सकता है कॉन्सेप्चुअल एरर हो, लेकिन अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अब तो कहां से होगा? अब तो कहां से होगा जब मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल एरर यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन एरर नहीं है। और इस बात का प्लीज ध्यान रखना कि आपने कोई कैलकुलेशन एरर करना भी नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्योंकि आप हर बात पे चाहे धक्के से कुछ ऐड करना पड़ जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा कैपिटल में डाल दो। अगर कुछ लगता है ना कि 2-3 हजार खुट रहा है, कम हो रहा है, कैपिटल के अंदर ऐड माइनस कर दो, लेकिन कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारे पास पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे से। अब यहां पर हम लास्ट में बनाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे? यहां पर हम इसको देंगे, पेपर में लिख के आनी होती है आपको, फाइनल इक्वेशन। एग्जामिनर आपकी यही फाइनल इक्वेशन चेक करने वाला है। ठीक है जी। तो हम इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, हमें देखते हैं कैश के अंदर। कैश में हमारे पास क्या क्या हुआ? यहाँ पे 40,000 था, 40 में से 20 क्या रह गया? 20, 20 प्लस 12, 32,000। 32,000 आगे कर लेते हैं। 32,000 में से यहाँ पे हमारे पास 14,500 गया, प्लस 18,000 आया, प्लस 4,500 आया। तो ये हो गया मेरे पास कैश एट द एंड पे 40,000 का। ठीक है। बैंक में मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 40 के 40 ही पड़े हैं।
यहां पर देख लेते हैं हम, स्टॉक में बहुत कुछ हुआ, 20 आया, 15, 35 आया, 35 में से 10 गया 25, 25 में से 15 गया 10, 10 में से 5 गया तो 5000। डेटर्स 20,000 थे, 18 चले गए, 2000 रह गए, 2000 प्लस 45 हो गए 6500। कैपिटल के अंदर बहुत कुछ होगा, 80,000 में 2000 आए, 82 में 5 आए, 87, 87 में 4 आए, 91, 91 500। यहां पर देखते हैं क्रेडिटर्स हमारे 0 हो गए क्योंकि 15 के थे, 15 आपने पे कर दिए। अब टोटल ऑफ एसेट्स देख लो प्लीज, 40, 40, 80, 85, 85 और 6500, 91,500। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन एरर कोई भी नहीं हो सकता मेरी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि मेरा टोटल एंड में बिल्कुल सेम आ रहा है। समझ आया बेटा क्वेश्चन कैसे हुआ? इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत आराम से एक एक स्टेप को समझना है कि उसका कहां कहां पे इंपैक्ट होगा और उस तरीके से उसके ऊपर एक्ट करते चले जाना है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे ड्रॉइंग्स की। कैपिटल तुम्हें पहले से ही पता है, और ड्रॉइंग्स की बात करेंगे। सेल परचेज ऑफ एसेट्स, अभी तुमने सेल परचेज ऑफ गुड्स देखा, सेल परचेज ऑफ गुड्स भी होगा इसके अंदर, एसेट भी होगा, साथ में दोनों को समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा किसका क्या करना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड अ चेक ऑफ 1,30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, राघव ने बिजनेस शुरू किया 50,000 के कैश के साथ और 1,30,000 का बैंक अकाउंट के साथ। तो बेसिकली कैश और बैंक आ गए यहाँ पे हमारे पास। देखो जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो आपको जिस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, पहले हम सारी लिख लेते हैं हमारे पास चीजें क्या क्या है। यहाँ मेरे को पता चला मेरे पास एक तो कैश है, एक बैंक है, और बैलेंस शीट की अभी लाइबिलिटी साइड की मेरे पास अभी कैपिटल आ गई है। अगले में कहते हैं परचेज मशीनरी, तो जब मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी भी एक एसेट होगी, तो एसेट साइड में आपको एक मशीनरी का कॉलम भी चाहिए। पेड बाय टेकिंग अ लोन, तो मेरे को लाइबिलिटी में लोन भी चाहिए होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारी आइटम्स को पहले लिख लेते हैं, फिर हम इससे आसानी क्या रहती है कि मेरे पास यहां पे लिखने की जगह कम नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी तो आप क्वेश्चन सीख रहे हो तो इसलिए मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं आपको सारी चीजें, क्योंकि अभी मैं एकदम से सारी बोलूंगा को समझ ही नहीं आएंगी। तो मैं अभी तो आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरा अपने आप से कोई भी, तो आप पहले सारी ट्रांजेक्शंस रीड करके चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, उनको यहाँ पर लिस्ट कर दोगे यहाँ पर, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन वाइज, मेरे पास ट्रांजेक्शन जो जो है मैं उनके हिसाब से चलता हूं। देखो पहली ट्रांजैक्शन में उसने कहा कैश 50,000 और चेक ऑफ 1,30,000 के साथ हमने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां पे लिख देते हैं कैश प्लस बैंक और प्लस मशीनरी, चलो 3 तो हमें पता ही है ना, हम ये तो लिख ही लेंगे कम से कम, प्लस देख लेंगे स्टॉक भी होगा, एक स्टॉक तो होता ही होता है, और भी कुछ हुआ तो हम देख लेंगे, डेटर वेटर कुछ हुआ तो इधर कैपिटल प्लस लोन मेरे को भी पता चला ही है, और कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे। पहली ट्रांजैक्शन को रीड करा हमने तो पता चला कि 50,000 का कैश और 1,30,000 का बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, 50,000 यहां पे लिखेंगे, पहला हम लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस, कैश आया 50,000 का और बैंक आया 1,30,000 का, और बैंक आया 1,30,000 का, 1,30,000। मशीनरी 0 है, स्टॉक 0 है, और कुछ भी नहीं है। इधर कैपिटल हो जाएगी सारे का सारा 1,80,000, तो ये 1,80,000 क्या है मेरा कैपिटल है, लोन अभी कुछ भी नहीं है। दूसरी ट्रांजैक्शन रीड करते हैं, यहां पर कहता है परचेज मशीनरी ऑफ 5 लाख, 5 लाख की मशीनरी, 5 लाख तो टोटल ही नहीं है ना हम पे, 1,80,000 ही तो है, मतलब कहीं से पैसा आया होगा, देखिए कहां से आया। पेड बाय टेकिंग अ लोन ऑफ 4 लाख, जिसकी पेमेंट तुमने कैसे करी, एक लोन लिया 4 लाख का, उससे तुमने पेमेंट करी। 5 लाख की मशीन की एक लोन लेके कैसे पेमेंट होगी 4 लाख से, तो होता 1 लाख तुमने खुद से दे दिया होगा। 1 लाख तुम्हारे पास पड़ा कहां पर है, अब तुम्हें समझ आ गया 5 लाख की मशीनरी ली है, आप लिखोगे परचेज्ड मशीनरी, कितने के लिए 5 लाख की, तो आप 5 लाख मशीनरी में ऐड करोगे। हर चीज में देख लेते हैं हम, 5 लाख मशीनरी में ऐड होगा, हमें ये पता ही है, और देख लेते हैं हम क्या होगा। 4 लाख की पेमेंट तुमने लोन लेके करी, तो 4 लाख का तुमने लोन लिया, 1 लाख और कहां से दिया होगा, कैश या बैंक में से दिया होगा,
तो कैश तो है ही 50,000, तो मतलब बैंक में से दिया होगा। तो आप क्या करोगे, कैश पे इंपैक्ट 0, 1 लाख आप अपना बैंक से रिड्यूस कर दोगे, मशीनरी में 5 लाख जोड़ दोगे, स्टॉक का इंपैक्ट 0 और कैपिटल का इंपैक्ट 0 और लोन लिख दोगे 4 लाख का, क्योंकि 4 लाख का तुमने क्या किया है, लोन लिया है। समझ आई किस तरीके से करना है। ट्रांजैक्शन देख लो, इधर कितना बड़ा 5 - 1 4, उधर भी कितना बड़ा 4 लाख बड़ा, तो मतलब आपने सही करा है। आगे चलते हैं। यहां कहता है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। जल्दी से बता दो, उधार पे सामान खरीदा तो क्या होगा, स्टॉप करो जल्दी से। उधार पे सामान खरीदा तो क्या होगा, उधार पे सामान खरीदा होगा तो सर गुड्स बढ़ेंगे और क्रेडिटर बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेंगे और क्रेडिटर बढ़ेगा। तो आप लिख दो गुड्स खरीदे, गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने के खरीदे हमने, 10,000 के खरीदे हैं ना, बिल्कुल 10,000 के ही खरीदे हैं। 10,000 के खरीदे हैं तो आप ये 0, बैंक पे इंपैक्ट 0, मशीनरी पे 0, इस पे स्टॉक पे 10,000 और इधर से आप क्रेडिटर्स का कॉलम बना दोगे, एक क्रेडिटर्स का कॉलम बनाओगे, कैपिटल पे 0, लोन पे 0 और क्रेडिटर भी तुम्हारे 10,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। चौथी ट्रांजैक्शन देखें, यहां कहता है बोट फर्नीचर। अब तुमने फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कविश। गुड्स अगर उधार पे खरीदते, अगर यहां पे लिखा होता कि परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट और ये भी लिखा होता आगे फ्रॉम कविश, अगर आगे ये भी लिखा होता फ्रॉम कविश, तब भी ट्रीटमेंट यही करते तुम, गुड्स को इंक्रीज करते और क्रेडिटर्स को इंक्रीज करते। बहुत बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तब भी आप यही करते, गुड्स को बढ़ाते और क्रेडिटर्स को बढ़ाते। क्यों, क्योंकि जब भी उधार पे सामान खरीदा जाता है तो उस बंदे का नाम नहीं लिखते, आप क्रेडिटर्स को इंक्रीज करते हो। लेकिन जब तुमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की दुकान नहीं है तुम्हारी, अगर तुम्हारे गुड्स होते तो गुड्स नाम लिखता वो। अब फर्नीचर खरीदा, एक तो फर्नीचर इंक्रीज होगा और दूसरा जिससे उधार पे खरीदा उस बंदे का नाम आएगा लायबिलिटी में और कविश के नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या ट्रीटमेंट होगा देखो, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, कितने का खरीदा तुमने, फर्नीचर ऑन क्रेडिट खरीदा तुमने 5,000 का। किससे खरीदा, कवि से खरीदा। तो आप यहां पे फर्नीचर लिखोगे, ऊपर एक कॉलम बनाओगे फर्नीचर का, तो आपके पास क्या आएगा, कैश में 0, बैंक में 0, मशीनरी पे 0, स्टॉक पे 0 और फर्नीचर आ गया आपके पास 5,000 का। थोड़ा सही से होने चाहिए, कॉलम अलग अलग दिखने चाहिए। कैपिटल पे 0, लोन पे 0, क्रेडिटर्स पे 0 और यहाँ पे एक और लाइबिलिटी बनेगी आपकी कविश के नाम से, जिसके अंदर आप लिखोगे 5,000। समझे, ये मैं 0 इसलिए लगाता हूं सो दैट मैं आराम से डिफरेंशिएट कर पाऊं कि किस चीज का कॉलम चल रहा है। चौथी ट्रांजैक्शन डन है भैया। पांचवी देखें, विड्रू 7,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलेगा उसे आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। मालिक और पैसा अगर बिजनेस में लगाता है तो हम कैश भी इंक्रीज करते हैं और हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं। लेकिन मालिक जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तो बिजनेस के पास से कैश रिड्यूस हो जाएगा और बिजनेस कैपिटल भी रिड्यूस कर देगा। तो दो चीजें रिड्यूस होंगी, 7,000 रुपए कैश से भी रिड्यूस होंगे, ड्रॉइंग्स 7,000 तुम कैश से रिड्यूस कर दोगे, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, 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 और तुम अपनी कैपिटल में से भी 7,000 रिड्यूस कर दोगे, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक है, नेट इफेक्ट 7,000 एसेट में से भी कम हुआ और 7,000 लायबिलिटी में से भी कम हुआ। अगला देखो, बॉट मशीनरी ऑफ 10,000 इन कैश। कैश में 10,000 की मशीन खरीदी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत हल्की सी ट्रांजेक्शन हुई। मशीनरी बॉट कैश में, कैश रिड्यूस होगा 10,000 से और मशीनरी बढ़ जाएगी। मशीनरी दूसरे नंबर पे लिखी है, ऐड कर दो भाई, समझ गए। और उधर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ना तो कोई फायदा हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। 0 + 0 + 0 + 0। अगली ट्रांजेक्शन देखें, इट सेज कविश वॉज पेड अ चेक इन फुल। कविश को तुमने पूरी पेमेंट कर दी चेक में। कविश को कितना पैसा देना था, कविश 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 का लास्ट कॉलम में तुमने देना था। लास्ट कॉलम है ना, तो यहाँ क्रेडिटर्स 0 लिख दो, कविश 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
5,000 देने थे कविश को, 5,000 का तुमने उसको चेक काट के दे दिया। जब चेक काट के दिया तो आप बता दो मेरे को क्या होगा, बैंक रिड्यूस होगा और कविश भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, पेड टू कविश बाय चेक, 5,000 दे दिए तो भाई कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बैंक मेरा 5,000 से रिड्यूस हो जाएगा। बैंक में पैसे है ना, हाँ 1,30,000 में से 1 लाख दे थे तो पड़े अभी, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कैपिटल पे 0, इस पे 0, इस पे 0, और ये मेरा कविश 5,000 से रिड्यूस हो जाएगा। समझ आती है सारी बात? चलो जी अगला देखें। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। ये मैंने तुम्हें खर्चा लिख के दिया कि कोई खर्चा आ जाए, कोई भी खर्चा आ जाए, जैसे ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, यहाँ पे आ रहा था सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, यहाँ पे आ रहा था रेंट पेड, कोई भी खर्चा आ जाए, एनी एक्सपेंस, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एनी एक्सपेंस, दुनिया जहान का कोई भी खर्चा आ जाए, आप क्या करोगे, आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। और अब जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो यहाँ पे मशीनरी रिड्यूस हो जाएगी, ध्यान से सुनना, उसने कहा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, तो अब मशीनरी को 10% से रिड्यूस करोगे। कहाँ है मेरी मशीनरी, कहाँ है मेरी मशीनरी, मशीनरी थी 5 लाख की, फिर 10,000 की और खरीदी, तो कितनी है मेरी, 5,10,000 की, 10% घटा दोगे तो 51,000 घटा दोगे। डेप्रिसिएशन कितनी हटाओगे, ये 0, ये 0, ये आया 51,000 हट जाएगा, ये 0, ये 0। कोई भी खर्चा होता है, अगर आपने कैश में पे किया, सपोज आपने सैलरी पे करी 10,000 की, तो आप कैश रिड्यूस करते और कैपिटल रिड्यूस करते, लेकिन अब आपका क्या, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिड्यूस कर दी और 51,000 से आप अपनी कैपिटल भी रिड्यूस कर दोगे, कैपिटल भी रिड्यूस कर दोगे, बाकी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक ट्रांजेक्शन अपनी तरफ से लिख रहा हूं, सैलरी पेड, क्योंकि कोई भी खर्चा, सैलरी या मैं कोई भी एक्सपेंस कहूं, पेड, सपोज मैंने 2,000 की सैलरी पे कर दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैश से भी 2,000 हटा दूंगा और अपनी कैपिटल से भी 2,000 घटा दूंगा, समझते हो। इसी तरीके से कोई भी इनकम हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड, तो कैश में भी जोड़ दोगे, कैपिटल में भी जोड़ दोगे। और देखें, और कहता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000। ये ध्यान रखना, अगर होता सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो कुछ बातें आएंगी जो बहुत ध्यान रखनी है, ओके जी, ये अगर होता सिर्फ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000 तो एक खर्चा मानते तुम, और क्या करते, कैश में से रिड्यूस करते और कैपिटल में से करते, लेकिन उसने बोला लाइफ इंश्योरेंस, क्या बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस होता है, बिजनेस के जीवन का इंश्योरेंस होता है, नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस एक बंदे का होता है, बंदे का मतलब मालिक का करवाया तुमने, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि ये क्या है, मेरी ड्रॉइंग है। स्पेशली एंट्री डाली है मैंने आपको कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कहीं भी आ जाए, या आ जाए आपके पास पेड इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स भी मालिक का लगता है, बिजनेस का नहीं लगता, बिजनेस का ओनली टैक्स लगता है। अगर आ जाए सिर्फ पेड टैक्स, अगर आ जाए सिर्फ पेड टैक्स, तब तो बिजनेस का खर्चा है, अदरवाइज मालिक का खर्चा है। अगर आ जाए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मालिक का खर्चा है, तो आप उसको ड्रॉइंग्स कंसीडर करोगे। समझ आती है बात। लेकिन दोनों ही केस में अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है। हालांकि आगे जाके आप सीखोगे इनके ट्रीटमेंट बदल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कैश तो जाएगा ही ना, लाइफ इंश्योरेंस पे किया आपने, कैश घट गया आपका 5,000 का, नहीं समझे, और क्या हुआ होगा, और आपकी कैपिटल रिड्यूस कर दोगे क्योंकि ड्राइंग्स है। लेकिन बिजनेस का खर्चा होता तब भी तुम यही करते, कैश रिड्यूस करते तो कहते बिजनेस का खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। फिलहाल दोनों केस में सेम रहता, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे मैं आपको कहूंगा नहीं इसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा, ड्राइंग्स वाले का और सिंपल वाले का कुछ और होगा, वो हम आगे सीखेंगे। अब देखो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दिया। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 300, आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करा, कोई भी इनकम रिसीव करते हो, इंटरेस्ट रिसीव करा तो 300 रुपए तुम कैश में जोड़ दोगे, 300 रुपए तुम कैश में जोड़ दोगे और 300 रुपए तुम कैपिटल में भी जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स। 2 ट्रांजेक्शन्स और सीख लो, 2 ट्रांजेक्शन्स और सीख लो, फिर आपकी इस चैप्टर की कोई भी ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड, मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं रहेगी, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रह जाएगी, जो अगले क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। देखो कई बार तुम्हारे पास आ जाता है
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है मालिक ने जो पैसा बिजनेस से निकाला है उसके ऊपर मालिक बिजनेस को ब्याज देता है। तो वो क्या है, आपने मालिक से पैसा लेना है, मालिक से अगर कोई भी चीज लेनी है, पैसा लेना है, तो आप उसमें से माइनस कर दोगे। मान लो 500 रुपए है तो आपने माइनस करा। जब भी कोई बिजनेस की इनकम होती है वो कहां जाती है, मालिक के पास ही ऐड होती है, तो वो यहीं पे ऐड भी हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, -500 प्लस 500 इन कैपिटल में ही। सिमिलरली आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, बिजनेस उसके ऊपर मालिक को ब्याज देता है। सपोज 1200 रुपए है, तो जब बिजनेस मालिक को पैसा देना चाहता है 1200 रुपए, तो वो क्या करेगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। लेकिन खर्चा है बिजनेस का, तो बिजनेस से खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो यहीं से माइनस भी हो जाएंगे। दैट्स इट। अब तुम सोचोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ही तो हो रहा है, जीरो मत ही करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एज इट इज करना पड़ेगा। समझ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो +500 -500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल +1200 -1200, मतलब जितना भी है उतना प्लस माइनस करके दिखाना है। अब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की तंग नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, इन चारों चीजों की डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इन चारों चीजों के ट्रीटमेंट आप हमेशा अलग से पढ़ते हो। जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवाई तो मैंने चारों अच्छे से आपको करवाए थे और सबकी नेचर भी बताई थी, कौन सी चीज क्या होती है। और अब अकाउंटिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं तो चारों का ट्रीटमेंट अलग से, जनरल एंट्रीज करवाऊंगा चारों का ट्रीटमेंट अलग से, फाइनल अकाउंट्स करवाऊंगा चारों का ट्रीटमेंट अलग से, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट कराऊंगा चारों का ट्रीटमेंट अलग से। जितने भी चैप्टर पढ़ोगे हर एक में आप इन चारों का ट्रीटमेंट एक साथ अलग से पढ़ने वाले हो, इसीलिए इनकी मीनिंग क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज के मीनिंग के ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड की हुई है, और आप अकाउंटिंग जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वहां से भी जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो वहां से पढ़ सकते हो। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इनके अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के ट्रीटमेंट के मैं बारे में बात करूं आपसे, इनके अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करूं तो देखो, इन सब का ट्रीटमेंट एक तो मैं देखो हर एक का मैं मीनिंग क्लैरिटी दूंगा ही दूंगा तुम्हें, यानी कि मीनिंग क्लैरिटी नहीं दूंगा। लेकिन क्या होता है ना, मीनिंग क्लैरिटी के साथ आपके मार्क्स आने भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा रट्टे भी मरवा दूंगा तुम्हें, कि ताकि पेपर में कुछ भी हो जाए गलत ना करके आओ। जैसे कि पहला देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो अभी तक तुमने पहले पे कर दिया, लेकिन अभी उसका फायदा तुम बाद में लेने वाले हो। प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर की बात करूं तो ये होता है आपका करंट एसेट। फिलहाल मेरे को करंट नॉन करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ फर्क पड़ता है वो एसेट है या लाइबिलिटी है। तो मैं इस टाइम यहां पे आपके लिए सिर्फ लिखने वाला हूं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मेरी एसेट है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ऐसा एक्सपेंस होता है जो मैंने जिसका फायदा तो ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, और ये मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। फिर आता है मेरे पास एडवांस इनकम। ये होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा रिसीव हो गया है लेकिन मैंने अभी तक सर्विसेज नहीं दी है, तो ये भी मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, कि कल को मुझे इसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा तुमने कमा तो लिया लेकिन अभी रिसीव होना रहता है, तो ये क्या है, आपके लिए एसेट है, कि कल को पैसा रिसीव होगा। आपको चारों की एक तो नेचर समझ आती है, जैसे ही आपको नेचर समझ आती है आपको उसका कॉलम उस साइड बना देना है। जैसे ही आपको कहीं पे भी दिखता है प्रीपेड एक्सपेंस, कहीं पे भी दिखता है आपको प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास हर चीज के दो ट्रीटमेंट होते हैं। उसने जैसे ही बोला प्रीपेड एक्सपेंस, एक तो ये एसेट साइड जाएगा क्योंकि ये एसेट में है, एसेट में नाम से, एसेट में एक नाम लिख दोगे आप, प्रीपेड का नाम से कॉलम बनाओगे, वहां लिखोगे। लाइबिलिटी साइड में कहा जाएगा, या दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइबिलिटी साइड में कहा जाएगा, मैं दूसरा ट्रीटमेंट, एक तो ये हो गया है ना, हर एक का पहला ट्रीटमेंट यहां, दूसरा यहां। एक तो एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनाओगे और उसके अंदर आप इसको ऐड कर दोगे। दूसरा
आप और इन हर ट्रांजैक्शन के बारे में एक चीज पूछोगे, आपको हर ट्रांजैक्शन से ये पूछना है, क्या तुमसे कैश गया या कैश नहीं गया। जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंस से पूछो कि क्या मैंने कैश गया या आया हुआ इससे, जब तुमने प्रीपेड खर्चा किया तो ऑटोमेटिकली कैश गया ना, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, यहाँ पर कैश रिड्यूस हो गया। नहीं समझे? तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, कैश रिड्यूस होगा। पहला ट्रीटमेंट ये एसेट है तो एसेट साइड में लिखा, दूसरी चीज कैश गया या आया तो कैश गया है तो कैश रिड्यूस हो गया। अगला आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये होता है ऐसा खर्चा जिसका फायदा ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी। एक तो इसकी नेचर लायबिलिटी है, तो पहला ट्रीटमेंट तो क्या होगा, आप इसको लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बना दोगे और उसमें इंक्रीज कर दोगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या कोई कैश आया या गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पेमेंट करनी रहती है तो कैश तो आया गया नहीं है। जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर आप कैपिटल को ले आओगे, आप कहोगे कि यहां पर हमारा क्या है, कैपिटल रिड्यूस होगा। खर्चा है ना तो कैपिटल रिड्यूस होगा। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल रिड्यूस। ये तो हो गया रट्टे की बात, ये अगर कैश नहीं है तो कैपिटल लिख दोगे। लेकिन लॉजिक समझो, हम कहना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चे का मतलब होता है इस साल का खर्चा जो पे नहीं करा, लेकिन है तो इस साल का ना, तो इस साल का खर्चा है तो हमें इस साल के कैपिटल में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कैपिटल में से हम क्या करते हैं, सारे खर्चे और इनकम, खर्चे माइनस करते हैं, इनकम जोड़ते हैं। लेकिन इस साल का खर्चा चाहे पे नहीं भी किया, सही प्रॉफिट लॉस सही कैपिटल जानने के लिए मुझे माइनस कर देना चाहिए एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे, इसीलिए हम इसमें से माइनस कर देते हैं। समझ आई बात? अगला देखो, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का एक तो लायबिलिटी साइड का कॉलम बनेगा, बिल्कुल लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम नाम से एक कॉलम बना दो, उसके अंदर जोड़ दो। दूसरा क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, देखो दूसरा अब फिर से देखो क्या कैश आया या गया, एडवांस इनकम मतलब कैश रिसीव हुआ है, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या कर दोगे, कैश इंक्रीज कर दोगे। लास्ट देखो एक्रियूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा तो लिया, एक्रियू हुआ पड़ा लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। इसकी नेचर एसेट है तो एक ट्रीटमेंट तो क्या होगा, एसेट साइड में एक्रियोड इनकम के नाम से एक कॉलम बनेगा, उसके अंदर जोड़ दोगे। दूसरा ट्रीटमेंट, क्या कैश आया या गया, एक्रियोड इनकम के अंदर इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा तो अभी आया ही नहीं है, नहीं आया तो आप कैपिटल लिखोगे, फिर नहीं आया तो आप कैपिटल लिखोगे और कैपिटल में जोड़ दोगे। लॉजिक फिर से वही सर, एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से जो इस साल की इनकम है वो इसी साल के कैपिटल में ऐड हो जानी चाहिए, चाहे पैसा रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका इन चारों खास आइटम्स का ट्रीटमेंट। प्लीज अच्छे से एक एक चीज को नोट डाउन कर लो, एक एक चीज को अच्छे से समझ लो कि इन चारों का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये समझ आएगा अच्छे से तभी इनका जर्नल एंट्री अच्छे से कर पाओगे, तभी इनका फाइनल अकाउंट अच्छे से बना पाओगे। ठीक है जी, ये सवाल देखते हैं, ये सवाल हमें सब सिखा देगा। कहता है मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000। मयंक ने बिजनेस शुरू किया 2,50,000 के साथ, तो बना दो एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बना दो कैपिटल का। तो पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस 2,50,000 और कैपिटल में आप डाल दो 2,50,000। ठीक है जी, अगला देखो आप, डिपॉजिटेड इन बैंक 1,00,000, बैंक में डिपॉजिट करा दी 1,00,000। देखना बच्चों वाली ट्रांजैक्शन दे दी शुरू शुरू में ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा अच्छा लगे, है ना। बैंक में डिपॉजिट कराया, तुम्हें थोड़ा अच्छा अच्छा लग जाएगा। ये लिखो जी, बैंक लिखा, बैंक में डिपॉजिट कराया 1,00,000, तो कैश में से 1,00,000 हटा दो, है ना, बैंक में 1,00,000 जोड़ दो। क्या बड़ी बात हुई, कुछ नहीं हुई। अगला देखो, रेंट पेड 10,000 टू मिस्टर गुप्ता वाइल आउटस्टैंडिंग रेंट इज 5,000। क्या कहता है, तुमने मिस्टर गुप्ता को 10,000 का रेंट पे किया और आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000, दोनों को अलग अलग करने हैं। 10,000 का तुमने रेंट पे किया मिस्टर गुप्ता को, आपने जिसको मर्जी खर्चा किया हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रीटमेंट खर्चे का क्या करते हो, कैश में से रिड्यूस, कैपिटल में से भी रिड्यूस, नाम दिया हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मिस्टर गुप्ता हो चाहे मिस्टर बंसल हो। हम क्या करेंगे, 10,000 का हमने रेंट दिया, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग जो भी कहानी है, 10,000 का तुमने रेंट पे किया, 10,000 कैश से रिड्यूस कर दो बेटा, और 10,000 तुम कैपिटल से भी रिड्यूस कर दो। 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है,
तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो आपकी लाइबिलिटी है, तो एक तो आउटस्टैंडिंग के नाम से यहाँ पे कॉलम बना दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से बनाना, इसके अंदर 5,000 बढ़ा दो। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इन 5,000 का, क्या तुम्हारा कोई कैश आया या गया, नहीं, क्योंकि अभी तो देना रहता है। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे, कैपिटल में प्लस माइनस कर दोगे, तो कैपिटल में से 5,000 घटा दोगे। या आप ये बोल के घटा सकते हो कि इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है, तो इसीलिए हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो टोटल कैपिटल में से 15,000 गए, आउटस्टैंडिंग में 5,000 ऐड हुए, कैश में से 10,000 गए। चौथा ट्रीटमेंट देखें, यहां कहता है कि सैलरी पेड 20,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड। तुमने इस साल 20,000 की सैलरी पे करी, जिसमें से 5,000 क्या है, प्रीपेड है। 20,000 की सैलरी पे करी, जिसमें से 5,000 क्या है, प्रीपेड है, तो 15,000 है इसी साल की। तो 15,000 का ट्रीटमेंट अलग कर दो, 5 का अलग कर दो। तो 15 देखो, सैलरी पेड, तो 15,000 तो कैश से चले जाएंगे, क्योंकि जो इस साल का खर्चा है ये माइनस यहां से भी करा और ये आपने यहां से भी करा। लेकिन 5,000 का क्या है, प्रीपेड, तो प्रीपेड के अंदर देखो कैश गया आया, बिल्कुल सर, जब पेमेंट करी तो कैश तो गया ना, तो ये 5,000 और रिड्यूस कर दो, या इकट्ठा 20 कर देते, तुम्हारी इच्छा। और दूसरी चीज, प्रीपेड की नेचर क्या है, एसेट है, तो प्रीपेड का यहाँ पे कॉलम बना दो, प्रीपेड एक्सपेंस नाम से कॉलम बना दो, और इसके अंदर दूसरे में 0, दूसरे में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 5,000 जोड़ दो। समझते हो बात को, कि हमने क्या किया, टोटल 20,000 कैश में से रिड्यूस किया। आराम से समझना, हमने क्या किया, हमने टोटल 20,000 कैश से रिड्यूस करा, क्योंकि 20,000 हमने कैश दिया, 5,000 जिसमें से मेरा प्रीपेड है, और 15,000 मैंने यहां से किया माइनस, क्योंकि 15,000 इसी साल का खर्चा है। अब टोटल इंपैक्ट देख लो, इधर से 20 माइनस प्लस 5 तो माइनस 15 ही है, उधर भी माइनस 15 ही है। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखें हम, 5वीं ट्रांजेक्शन क्या कहती है, देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000। थैंक यू, बड़ा आसान सवाल दे दिया। 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कर लो भैया, रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,000 कर दो, 5,000 जोड़ दो कैश में, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, 5,000 जोड़ दो कैपिटल में, यहां कुछ नहीं। ओके जी, फिर आता है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000। ओके, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 10,000 किससे रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, मतलब कि एडवांस इनकम है। अरे अगर एडवांस इनकम होती है तब क्या करते हो, जब भी एडवांस इनकम होती है तब क्या करते हो, तो एडवांस इनकम नाम से कॉलम बनता है लायबिलिटी साइड में, और कैश के अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं, सॉरी, कैश आ रहा है। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट 25,000, जिसमें से 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, तो हम इसको ऐसा बोल दें कि 15,000 का अलग ट्रीटमेंट कर दो, 10 का अलग ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, पहले 15,000 जो इसी साल का है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, जो 15,000 इसी साल का है, वो 15,000 कैश में ऐड होगा, और वो 15,000 यहां पर कैपिटल में भी ऐड होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। और जो 10,000 एडवांस इनकम है, वो भी कैश में ऐड होगी, एक तो क्योंकि कैश तो आ ही रही है, कैश तो आ ही रहा है, और दूसरा वो एडवांस इनकम के नाम से कॉलम बनेगा यहां पर लायबिलिटी साइड में, उसके अंदर तुम क्या कर दोगे, 10,000 ऐड कर दोगे। कोई भी चीज है, एक तो उसकी नेचर का ट्रीटमेंट, एडवांस इनकम लायबिलिटी है तो वहां पे 10,000 जोड़ दिए, दूसरा कैश आया या नहीं आया उस हिसाब से कैश में जोड़ दिए, अगर कैश ना होता तो हम कैपिटल कर लेते हैं। 7वीं ट्रांजेक्शन देखें, 7वीं ट्रांजेक्शन देखें, आखिरी ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट एक्रूड 2,500। एक्रूड इंटरेस्ट नेचर के हिसाब से ये एसेट है, तो एसेट में कॉलम बनेगा एक्रूड इंटरेस्ट का, और कैश आया या गया, सर नहीं आया, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब होता है कि कमा लिया लेकिन आया नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहां पे कॉलम बनाओगे, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कॉलम बनाओगे, जिसमें 2,500 जोड़ दोगे, और दूसरा कैपिटल में 2,500 जोड़ दोगे, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, अब एक टास्क तुम्हारे लिए, इसकी फाइनल इक्वेशन जो भी आएगी, उसका टोटल तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, दिस इक्वल टू दिस, है ना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का भी मेरे हिसाब से हमने फाइनल टोटल नहीं किया,
नहीं किया ना? हाँ नहीं किया, क्योंकि एक दो ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा लिख दी थी। इसका टोटल भी तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। फाइनल टोटल क्या आ रहा है, इधर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल सेम आ रहा है और क्या आ रहा है। एक चीज और सीख लो कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। बैलेंस शीट कोई महान चीज नहीं होती, कोई कोई खास डिफिकल्ट चीज नहीं होती बैलेंस शीट। देखो अभी सिखा देता हूं तुम्हें। ये हमने जैसे एक सवाल किया, ये हमने एक सवाल किया, अब बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगी इस क्वेश्चन की। ये देखो बैलेंस शीट देखना भी कैसे बनेगी। ये मैंने थोड़े अजीब तरीके से बता दिया, लेकिन बहुत सिंपल है। ऐसे बनाओगे, टी शेप बना दोगे, ये कॉलम बन जाएंगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपकी, आप हेडिंग में लिखते हो यहां पर बैलेंस शीट एज एट जिस भी तारीख की हो। इधर आप लिखते हो सारी एसेट्स, इधर आप लिखते हो सारी की सारी लाइबिलिटीज, रुपीस रुपीस। जो भी तुम्हारी एसेट्स हैं सबके टोटल लिख देना एंड वाले बैलेंस, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। यहां पे लिख देना कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। समझ रहे हो? कितने कितने आए हैं एंड में? 40 40 5 6, 40 40 5000 6500। जितनी भी लाइबिलिटीज इधर लिख देना, एक ही है बेचारी कैपिटल 91,500। इसका टोटल और इसका टोटल 91,500। इसका भी टोटल लिख देना 91,500। तो ये आपको किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में बोल सकता है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक इस तरीके से आपको टी शेप बनाना है, जो कि आप ऐसे बना सकते हो, ये और ये बंद, इधर से ये बंद, इधर से ये बंद। इधर एसेट्स आती हैं, इधर लाइबिलिटीज आती हैं। ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इधर एसेट इधर लाइबिलिटी होती है, लेकिन बैलेंस शीट में इधर एसेट इधर लाइबिलिटी होती है। तो उस तरीके से बना के सारी एसेट्स की डिटेल्स लिख देना, एसेट साइड से लास्ट वाली, शुरू वाली नहीं लास्ट वाली, और उधर से लाइबिलिटी वाली लाइबिलिटी साइड लिख देना। ये हो जाएगा आपका डन। सो आज हमने पार्ट नंबर 1 खत्म किया। ये मान के चलो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास आता है, 5 मार्कर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का इसी वीडियो में से आने वाला है। ये अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आने वाले हो। पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, जहां पर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। हम करेंगे एक तो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम जो आपसे 2 मार्कर या 3 मार्कर पूछी जाती हैं। वो दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल तो क्या, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। फिर हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।